Hello everyone, welcome back to my channel Dream Statistics। आज की जो लेक्चर है वो है हमारा सेशन 3। हम लोग पढ़ रहे थे पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट और लास्ट क्लास में हम लोगों ने पैरामेट्रिक टेस्ट का मीनिंग, कंडीशंस और उसके बारे में जाना था। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना फर्स्ट पैरामेट्रिक टेस्ट जिसका नाम है जेड टेस्ट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं जेड टेस्ट की, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो हमारा जेड टेस्ट है वो कितने टाइप्स का होता है। तो बेसिकली जो हमारा जेड टेस्ट है उसमें दो तरीके के टेस्ट आते हैं, जो है टेस्ट कंसर्निंग मीन्स एंड दूसरा है टेस्ट कंसर्निंग प्रोपोर्शंस। ठीक है, आज हम लोग टेस्ट कंसर्निंग मीन्स के बारे में पढ़ेंगे और उसमें हम पढ़ेंगे केस ऑफ सिंगल पॉपुलेशन, मतलब जब हमारा पॉपुलेशन जो है वो है सिंगल है, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली वन वेरिएबल। तो सबसे पहले हमने जो लास्ट क्लास थी, हमारा जो लास्ट लेक्चर था लेक्चर 2, उसमें हमने ये पढ़ा था कि कब हम लोग जेड टेस्ट लगाते हैं, कब हम लोग टी टेस्ट लगाते हैं, कंडीशंस पढ़ी थी। तो हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जब भी हमको पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन नोन होगा, ठीक है, तो हम लोग जेड टेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही में अगर हमारा सैंपल साइज जो है वो लार्ज है, लार्ज का मतलब n इज ग्रेटर देन 30, तो हम लोग लगाएंगे जेड टेस्ट। उसके अलावा जो बाकी केसेस है हमारे, उसमें हम लगाएंगे टी टेस्ट। जब हमारा n लेस देन 30 है तो हम लगाएंगे टी टेस्ट, और अगर हमें नहीं भी पता पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन तब भी हम लोग टी टेस्ट को लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सिंगल पॉपुलेशन की। तो सिंगल पॉपुलेशन में जो पार्ट ए है वो है हाइपोथेसिस टेस्टिंग ऑफ मीन व्हेन द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज नोन। ठीक है, तो हमें पता है कि जब भी हमारा पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन नोन होता है तो हम लोग कौन सा टेस्ट लगाते हैं, जेड टेस्ट। और ज्यादातर किस में लगाया जाता है, ये लार्ज सैंपल्स में। ठीक है, स्मॉल सैंपल्स में हम लोग लगा सकते हैं, लेकिन वो भी सिर्फ तब जब हम लोगों को उस पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन पता होगा। So Z-test will be appropriate in the case of sample size is large or small, but the population standard deviation is known। ये जो मेन कंडीशन है यहाँ पे वो यही है कि population standard deviation मतलब कि जो हमारा सिग्मा है वो क्या होगा, नोन होगा। ठीक है, हमने एक लेक्चर में पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन और सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन और जो है पॉपुलेशन मीन, सैंपल मीन, इन सब के बारे में पढ़ा था, जिसको हम जनरली पैरामीटर और स्टैटिस्टिक वाला एक टॉपिक था। तो उसमें हम लोगों ने कवर किया था कि इन चारों का क्या मीनिंग होता है और साथ में इनको किन किन वर्ड्स से डिनोट किया जाता है। तो आप अगर चाहें तो उस लेक्चर पे जाके समझ सकते हैं, मैं उस लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे डाल दूंगी। तो अभी के लिए हम पढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले हम लोगों को पता लग गया कि इसके अंदर पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, नोन, जिसका नाम, जिसको हम डिनोट करते हैं किससे, सिग्मा से। अब हम लोगों की जो जेड टेस्ट की स्टैटिस्टिक है, स्टैटिस्टिक का मतलब जो हमारा फॉर्मूला है टेस्ट स्टैटिस्टिक, वो हमारी क्या होती है वो देख लेते हैं। तो वो होती है एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, और उसको हम डिवाइड करेंगे किससे, रूट एन से। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि ये सब क्या क्या है, तो देखिए जो हमारा एक्स बार है वो है हमारा सैंपल मीन। ठीक है, जो हमारा सिग्मा है वो है हमारा पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, जो हमारा म्यू है वो उसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन मीन। ठीक है, और इसमें जो हमने लाइन लिखी है इसका मतलब ये है, द वैल्यू अंडर विच द एजम्पशन ऑफ नल हाइपोथेसिस विल बी ट्रू, मतलब वो वैल्यू, एक ऐसी वैल्यू जिसके बेसिस पे हम लोग नल हाइपोथेसिस को फ्रेम करते हैं या फिर उस एजम्पशन को हम लोग ट्रू या फॉल्स बताने की कोशिश करते हैं, उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन मीन ही बोलते हैं। और n इज इक्वल टू है हमारा सैंपल साइज। ठीक है, कितना सैंपल साइज है जो कि डिसाइड करेगा कि हमें जेड टेस्ट लगाना है या फिर टी टेस्ट लगाना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हमारी नल हाइपोथेसिस इसमें क्या होती है। तो नल हाइपोथेसिस को हम लोग डिनोट करते हैं एच नॉट से। ठीक है, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे मैथमेटिकल फॉर्म में लिख रखा है, म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट। ठीक है, मतलब देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द, जो हम लोगों ने पॉपुलेशन मीन सोचा था और जो हमारा कैलकुलेटेड है। तो ये हमारी जो हाइपोथेसिस है उसकी लीनियर फॉर्म बन जाती है। तो अब मैंने इसको कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे कुछ स्टेप्स बनाए हुए हैं, इजी स्टेप्स, जिनके बेसिस पे आप लोग क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे जो पहला स्टेप निकल के आता है इनसे पहले, वो आता है फ्रेम करना हाइपोथेसिस। ठीक है,
हाइपोथेसिस फ्रेम होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जितनी भी हमें वैल्यूज गिवन है, हमें सैंपल मीन गिवन होगा, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन तो गिवन होगा ही होगा, ये तो हमारी कंडीशन ही है जेड टेस्ट की, म्यू गिवन होगा, पॉपुलेशन मीन, एंड देन सैंपल साइज जो भी होगा इसके बेसिस पे हम लोग डिसाइड करेंगे। इन सब का यूज करके हम लोग क्या कर लेंगे, टेस्ट स्टैटिस्टिक से हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक है, जिसको हम लोग कहेंगे, नाम देंगे कैलकुलेटेड वैल्यू का। ठीक है, क्या नाम हो गया इसका, कैलकुलेटेड वैल्यू। उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, क्वेश्चन के बेसिस पे जो भी हमें क्वेश्चन दे रखा है, उसमें जितना भी हम लोगों को सिग्निफिकेंस बताया है, सिग्निफिकेंस लेवल हमारा हो सकता है 5% हो, ठीक है, 1% हो, 10% हो, तो हमें सिग्निफिकेंस लेवल क्वेश्चन में गिवन होगा, उसको हमें चेक करना है, उसका इस्तेमाल करके, और साथ में हमारा जो टेस्ट है वन टेल्ड है या फिर टू टेल्ड है, उसके बेसिस पे हमें क्रिटिकल वैल्यूज निकालनी है। जो वन टेल टू टेल्ड है, इससे रिलेटेड मैं एक और वीडियो बनाऊंगी हाइपोथेसिस टेस्टिंग में, तब आपको ये चीज और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अभी के लिए अगर मैं आपको समझाना चाहूँ कि वन टेल्ड और टू टेल्ड का क्या मतलब है, तो वो आप देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि आप कोई हाइपोथेसिस फ्रेम कर रहे हैं, अगर आपकी हाइपोथेसिस डायरेक्टली ऐसे बन रही है, देयर इज नो डिफरेंस, ठीक है, तो मतलब इसका क्या हो गया कि या तो डिफरेंस नहीं है या फिर डिफरेंस है, देयर इज अ डिफरेंस। तो इस केस में जो हमारी हाइपोथेसिस है वो क्या है, टू टेल्ड है, ठीक है, या तो डिफरेंस है या फिर डिफरेंस नहीं है। तो ये होता है हमारा टू टेल्ड हाइपोथेसिस, जब हम डायरेक्टली है या नहीं है का आंसर देते हैं। और वन टेल्ड की अगर हम बात करते हैं, तो जो हमारी वन वन टेल्ड जो हाइपोथेसिस है उनको हम कहते हैं डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। तो उसमें कुछ ना कुछ हम लोगों को डायरेक्शनल दे रखी होती है, जैसे इंक्रीजिंग डायरेक्शन हो गया, डिक्रीजिंग डायरेक्शन हो गया, ठीक है, या फिर अगर मैं कह पाऊं कि जो हमारा ऑब्जर्व्ड पॉपुलेशन मीन था वो क्या है, ग्रेटर है देन द कैलकुलेटेड मीन। तो इसमें क्या हो गया, जो ग्रेटर वर्ड है, जो ग्रेटर शब्द है, वो क्या दिखा रहा है, डायरेक्शन दिखा रहा है। तो वन टेल्ड जो हमारी हाइपोथेसिस होती है उसमें कुछ ना कुछ डायरेक्शन रहती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ कौन सा टेस्ट है, वन टेल्ड है या टू टेल्ड है, या फिर हमें कितनी सिग्निफिकेंस लेवल पे हमें चेक करना है, उसके बेसिस पे हम लोग यहाँ से टेब्यूलर वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे, टेब्यूलर वैल्यू। ये वैल्यूज आपको इसमें लर्न करनी होंगी। कभी कभी क्वेश्चन में वो टेबुलर वैल्यू भी लिख के दे देता है, पर स्टिल आपको जो है मतलब लर्न कर लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे ये 10% सिग्निफिकेंस लेवल है, तो 10% सिग्निफिकेंस लेवल पे अगर टेस्ट वन टेल्ड होगा तो वैल्यू होगी हमारी 1.28 प्लस माइनस, और अगर टू टेल्ड टेस्ट होगा तो हमारी वैल्यू होगी प्लस माइनस 1.645, ठीक है। तो जो वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी, कैलकुलेट की थी, उसको हमने नाम दिया था कैलकुलेटेड वैल्यू का, और जो वैल्यू हम लोगों ने टेबल से निकाली उसका नाम दिया हमने टेबुलर वैल्यू, ठीक है। अब जो इसका थर्ड स्टेप है वो है कंपेयर करना बोथ द वैल्यूज, और रिजेक्ट करना नल हाइपोथेसिस को इफ, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं डिसीजन रूल, कि किस बेसिस पे हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि हमें कब नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना है और कब हम लोगों को रिजेक्ट करना है। तो डिसीजन रूल क्या है, हम इन जो दोनों हमने वैल्यूज निकाली उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग करते हैं कंपेयर। टेबुलर वैल्यू का एक और नाम है जिसको हम बोलते हैं क्रिटिकल वैल्यू, ठीक है। तो या तो आप टेबुलर वैल्यू के नाम से इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर क्रिटिकल वैल्यू के नाम से। तो अब रूल देखते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए अगर हमारा, हमें कब कब नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना है, तो जो पहला केस है, पहला और दूसरा जो केस है वो है हमारा वन टेल्ड टेस्ट का, ठीक है, इसके अंदर डायरेक्शन है, और जो सेकंड वाला है वो है टू टेल्ड का। तो अब देखिए उसने ये बताया है कि अगर राइट टेल्ड टेस्ट है, कौन सा है, राइट टेल्ड टेस्ट, राइट टेल्ड जो टेस्ट बनता है वो बनता है हमारा ऐसे, राइट की तरफ टेल हमारी ज्यादा है, ठीक है। इस केस में अगर हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू ज्यादा है क्रिटिकल वैल्यू से, सपोज क्रिटिकल वैल्यू मेरी कहीं यहाँ पे आ रही है, ठीक है, ये मेरा क्रिटिकल वैल्यू वाला रीजन हो गया। अगर वैल्यू, कैलकुलेटेड वैल्यू इससे बाहर पड़ रही है, ज्यादा पड़ रही है, मतलब मैं पेन बदलती हूँ आपको ताकि आपको इजी हो, इससे कहीं बाहर पड़ रही है, यहाँ कहीं वैल्यू पड़ रही है, तो हम लोगों को क्या कर देना है, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देना है, ठीक है। फिर बात करते हैं लेफ्ट टेल्ड की। लेफ्ट टेल्ड में जो हमारा डायग्राम है वो बनता है कुछ इस तरीके से, लेफ्ट में टेल्ड ज्यादा रहता है, ठीक है। तो इसमें उसने क्या बताया है, इफ द कैलकुलेटेड वैल्यू इज लेस देन द क्रिटिकल वैल्यू, मान लीजिए क्रिटिकल वैल्यू हमारी यहाँ है, ठीक है, इस बार मेरी क्रिटिकल वैल्यू यहाँ है, लेकिन
जो मेरी वैल्यू पड़ रही है कैलकुलेटेड वो उससे लेस देन है, मतलब वो कहीं यहाँ बाहर के रीजन में है। ठीक है, तो उस केस में हम लोग क्या कर देंगे, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे केस की, जो कि है हमारा टू टेल्ड। तो टू टेल्ड में क्या होता है, देखिए ऐसे हमारा टू टेल्ड होता है, मतलब कि दोनों तरफ से इक्वल रहता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए टू टेल्ड में क्या है, प्लस माइनस वाली दो वैल्यू होंगी हमारे पास। जैसे प्लस माइनस वाली सपोज एक्स वैल्यू है जो भी है, तो यहाँ पे होगी हमारी माइनस एक्स की वैल्यू, यहाँ पे होगी प्लस एक्स की वैल्यू। ठीक है, अब जो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू है, अगर वो लोअर वाले से कम है, मतलब लोअर वाला ये इससे अगर यहाँ कहीं पड़ रही है कम, या फिर अपर वाले से ज्यादा है, मतलब यहाँ कहीं पड़ रही है, तो उस केस में भी हम लोग नल हाइपोथेसिस को क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, इसीलिए अब जो मैं नया रीजन ड्रॉ करूंगी यहाँ पे बीच वाला, ये जो रीजन है यहाँ पे, या फिर हमारे लेफ्ट टेल्ड टेस्ट में जो ये वाला रीजन है, या फिर राइट टेल्ड टेस्ट में जो ये वाला रीजन है, इन तीनों को हम लोग कहते हैं क्या, एक्सेप्टेंस रीजन। क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यूज पड़ती हैं उनको हम क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, और जो बाकी हमारा एक्स्ट्रा रीजन था, यहाँ पे ये ब्लू वाला, यहाँ पे रेड वाला, यहाँ पे ब्लैक वाला, इनको हम कहते हैं रिजेक्शन रीजन। ठीक है, तो इस इन्हीं वैल्यूज के बेस पे हम लोग अपना फाइनल कंक्लूजन और इंटरप्रिटेशन दे देंगे। अब हम लोग क्विकली एक क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आप लोगों को स्टेप समझ में आ जाए कैसे करना है। तो देखिए क्या दिया है उसने। हाँ, तो क्वेश्चन कह रहा है द मीन वेट ऑफ अ पेपर क्लिप इज 60 grams हैविंग द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 48। ठीक है, furthermore a researcher thinks that material Z would have a significant impact on the on the weight of paper clips through the random sample of 64 clips were collected। random sample कितने का निकाला है, 64 का। तो मतलब कि जो हमारा n है वो कितना हो गया, 64। ठीक है, जिसका मीन वेट कितना है, 68 ग्राम्स। मतलब सैंपल का मीन वेट कितना है, 68 ग्राम्स। सैंपल मीन को हम किससे डिनोट करते हैं, एक्स बार से। तो ये हो गया मेरा 68 ग्राम्स। ठीक है, दैट मीन्स जो ऊपर हम लोगों को मीन वेट दे रखा है टोटल पेपर क्लिप्स का 60, वो क्या हो गया हमारा, पॉपुलेशन मीन हो गया। तो पॉपुलेशन मीन को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, म्यू से। तो म्यू हो गया 60। ठीक है, एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब कि ये सिग्मा, ये हो गया हमारा 48। पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन हम लोगों को गिवन है। ठीक है, और साथ में एन की वैल्यू हमारी लार्जर है, मतलब कि ग्रेटर देन 30 है। दैट मीन्स हम लोगों को कौन सा टेस्ट इस्तेमाल करना है, जेड टेस्ट। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को स्टेट करनी है अपनी नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो यहाँ पे रिसर्चर क्या सोच रहा है, हम लोगों को म्यू तो दे ही रखा है, क्या कह रहा है वो, कि जो मटेरियल जेड है वो उसका सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होगा ऑन द वेट ऑफ पेपर क्लिप पे या फिर नहीं। कि मतलब जो हम लोग मटेरियल यूज कर रहे हैं वो हमारे इक्वल है भी यानी विद द वेट ऑफ पेपर क्लिप्स। ठीक है, तो अब लोगों को सबसे पहले बनानी होगी अपनी नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो जो हमारी नल हाइपोथेसिस बनेगी वो क्या बन जाएगी, कि जो हमारा म्यू है वो इक्वल्स टू 60 है या फिर नहीं है, मतलब कि वो उसके इक्वल है या फिर नहीं है। और जो हमारी ऑल्टरनेट बन जाएगी वो हमारी बन जाएगी कि इसके वो इक्वल नहीं है। तो देखिए सीधा सीधा बात है कि या तो है या फिर नहीं है। इसका मतलब हमारा कौन सा टेस्ट हो गया, टू टेल्ड टेस्ट। ठीक है, तो हमें पता लग गया कि हमें टू टेल्ड टेस्ट के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारी वैल्यू चेक करनी होगी। अब बात आती है कि हमें किस कॉन्फिडेंस लेवल में देखना होगा। तो देखिए कॉन्फिडेंस लेवल कितना है, 5%। तो इसका मतलब जो हमारा सिग्निफिकेंस लेवल है वो कितना हो गया, 5%। 95% हमारा कॉन्फिडेंस लेवल है। ठीक है, तो 5% हो गया सिग्निफिकेंस लेवल। दैट मीन्स हम लोगों को 0.05 सिग्निफिकेंस लेवल के अगेंस्ट वैल्यू चेक करनी होगी। ठीक है, तो अब हमें चारों वैल्यूज गिवन है। सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, टेस्ट स्टैटिस्टिक निकालना। तो हम लोगों ने टेस्ट स्टैटिस्टिक निकाली। देखिए एक्स बार हम लोगों को वैल्यू गिवन है 68 माइनस 60 डिवाइडेड बाय 48 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 64। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 8। इसको हम डिवाइड करेंगे 48 डिवाइडेड बाय ये कितना है, 8। ठीक है, 64 का अंडर रूट कितना होता है, 8। ये सब सॉल्व करके जो हमारी वैल्यू आई वो आ गई कितनी, 1.33।
तो ये जो 1.33 आई है, ये क्या है, ये हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू। कौन सी वैल्यू आ गई, कैलकुलेटेड। अब हम लोगों को दूसरी वैल्यू जो निकालनी है वो कौन सी है, क्रिटिकल। ठीक है, तो क्रिटिकल वैल्यू को निकालने के लिए हम लोगों को दो चीजें पता होना जरूरी है, कि क्या तो टू टेल टेस्ट है या वन टेल्ड है, या फिर किस सिग्निफिकेंस लेवल के कॉरेस्पॉन्डिंग। तो हमें पता है टू टेल टेस्ट है और साथ में 0.05 हमारा सिग्निफिकेंस लेवल है। तो हम ऊपर जाके टेबल में वैल्यू निकालते हैं। देखिए टू टेल्ड के अगेंस्ट 0.05 में। ठीक है, तो देखिए टू टेल्ड, ये टू टेल्ड है, इसके अगेंस्ट हम देखेंगे 0.05 में वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस 1.96। तो ये जो प्लस माइनस 1.96 वैल्यू आई है, ये हमारी कौन सी हो गई, क्रिटिकल वैल्यू। ठीक है, 1.96 प्लस माइनस 1.96, ये क्या हो गई, हमारी क्रिटिकल वैल्यू हो गई। ठीक है, तो अब हम लोगों को क्या करना होगा, अब हम लोगों को कंपेयर करना होगा z कैलकुलेटेड वैल्यू को किससे, z क्रिटिकल वैल्यू से। ठीक है, समझ में आया इतना। अब आपको इसी की बेसिस पे अपना इंटरप्रिटेशन निकालना है। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में इंटरप्रिटेशन निकाल के लिखना है। और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या आपने इंटरप्रिटेशन सही दिया या फिर गलत दिया। आपके पास दोनों वैल्यू है, z कैलकुलेटेड, ये मैं यहाँ पे एक बार लिख दे रही हूँ, z कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो है 1.33, और जो हमारे पास टेबुलर वैल्यू है, मतलब क्रिटिकल वैल्यू है, वो है हमारे पास 1.96। ठीक है, तो जो भी हमारा डिसीजन रूल था उसके बेसिस पे आप मुझे इंटरप्रिटेशन बताइए कमेंट सेक्शन में कि क्या क्या हो सकती है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक तो इसकी इंटरप्रिटेशन के बारे में डिस्कस करेंगे और फिर इससे आगे वाला पार्ट पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड जितनी भी वीडियोस हैं उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप उसे चेक करते रहिए और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए ड्रीम स्टैटिस्टिक्स को। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।